प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीजी सर पर। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर जो श्रृंखला है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अति लघु बहुविकल्पी भी इसे आप कह सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्नों का चयन है। आपका जो रेड्यूस सिलेबस है एनसीईआरटी बेस पर जो आधारित है आपका सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सेशन स्टार्ट किया गया है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और 23 फरवरी को जब आप सुबह सुबह जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो जबरदस्त तरीके से स्टडी करके जाइएगा डिस्टेंस। ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं आपको लाभान्वित करने वाले हैं। पहला देखिए प्रश्न क्या है, किन दो रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ। किन दो रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ। तो देखिए डिस्टेंस ये थे हैदराबाद और कश्मीर। कौन है? हैदराबाद और कश्मीर, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया था। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जो लाया गया था सन 1956 में लाया गया था। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लाया गया था? सन 1956 में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 की ओर। स्वतंत्रता के बाद किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग के देश में भारतवर्ष में जो है आर्थिक व्यवस्था है वो है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। देखिए न तो पूंजीपति है न तो साम्यवादी है, बल्कि दोनों की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो हमारे यहाँ है। ताशकंद समझौता कब हुआ था डिस्टेंस? तो देखिए महत्वपूर्ण घटना है ये सन जो हुआ था 1966 में हुआ था। सन 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है ना, बताइए कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। पांचवा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, 1971 के भारत पाक युद्ध ने किन नए देश को जन्म दिया। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश, जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बांग्लादेश का उदय हुआ था डिस्टेंस। देखिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जब भारत के साथ जो बंटवारा हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पश्चिमी पाकिस्तान जो है इस समय वर्तमान में पाकिस्तान है, और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान नाम था उसका, लेकिन अब वो स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश हो चुका है। ठीक है डिस्टेंस, तो वो महत्वपूर्ण रहेगा आपका प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग। देखिए भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण बताइए। देखिए भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्षण कौन कौन है, आइए इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं डिस्टेंस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए विदेश नीति की बात हो रही है तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा गुट निरपेक्षता, यानी भारतवर्ष जो देश है वो गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन करता है। पंचशील के सिद्धांत में जो है यहाँ पर आस्था दिखाई गई है, और समस्त राष्ट्र में देखा जाए तो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का जो कार्य है ये भी हमारे विदेश नीति में शामिल किया गया। रंगभेद नीति का रंगभेद नीति का विरोध भी जो होता है वो हमारे विदेश नीति में शामिल किया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व शांति एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में सहयोग, विश्व शांति बनाए रखने के लिए जो भारतवर्ष के हित में रहेगा, जो भारतवर्ष जितना समर्थ रहेगा, भारत पूरा अपना बढ़ चढ़ कर योगदान लेगा और अपना पूरा सहयोग भी देगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जरूरत पड़ने पर जब भी बात रहेगी तो साथ में खड़ा रहने की बात की गई है कि भारतवर्ष तैयार रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 की ओर डिस्कशन। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ये चल रहा है, इसको अपने क्लासमेट पर भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा डिस्कशन। देखिए जब इंटरनल मोटिवेशन मिलता है डिस्कशन, देखिए लाइक वगैरह से कुछ होता नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और जो वीडियो लेक्चर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको तो उसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए लाहौर घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए लाहौर का जो घोषणा पत्र लाया गया था डिस्टेंस, वो लाया गया था 1999 में। देखिए इसका मकसद क्या था, दोनों देशों के बीच देखा जाए तो शांति और स्थिरता को स्थापित करना। ठीक है ना, और इसके अलावा देखा जाए तो वहां के रहने वाले लोगों के की प्रगति और समृद्धि के बारे में बात करना जो था, चीजें शामिल किया गया था ना लाहौर के घोषणा पत्र में जो 1999 में लाया गया था। पत्र के मुताबिक देखा जाए तो दोनों देश जो थे वो इस बात पर राजी थे कि टिकाऊ शांति और सौहार्दपूर्ण रिश्तों का विकास होना बहुत जरूरी है, और महत्वपूर्ण सहयोग जो होंगे दोनों ही देशों के लोगों के हित में सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है डिस्टेंस, तो ये जो होगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला अभी जारी है डिस्टेंस आप सभी लोगों के लिए, और ये एक से बढ़कर एक प्रश्न है जो आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखिए जनता के संसद मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया था। देखिए यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर जनता के संसद मार्च की, तो कब और किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण ये इवेंट है। देखिए 25 जून 1975 को जब ये कहा गया कि आपातकाल की जब घोषणा हुई थी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना था डिस्टेंस।
उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी। 25 जून 1975 को जब यहाँ भारतवर्ष में जब लगाया गया था आपातकाल। देखिए जयप्रकाश नारायण ने उस समय देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया। इंदिरा गांधी के न चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में जो है रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया और इसे ही जनता का संसद मार्च कहते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेंगे थे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 9वें प्रश्न की ओर। तो मंडल आयोग का गठन कब किया गया? देखिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की बात बहुत महत्वपूर्ण है और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी से रिलेटेड प्रश्न जो है आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देखिए मंडल आयोग सन 1979 में, कब? 1979 में, ठीक है ना। तत्कालिक जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था मंडल आयोग को। और इस आयोग का जो कार्य क्षेत्र था वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना, यानी जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनकी पहचान करना था और उनके लिए जो महत्वपूर्ण रूप से काम करने का जिम्मा लिया गया था। और श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो थे वो इस मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की देखा जाए प्रमुख सिफारिशें क्या थी, तो देखिए इस कमीशन द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में जो था कई सारी सिफारिशों को शामिल किया गया था, जिसमें जिसमें क्या था, नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में जो है अन्य पिछड़े वर्ग को जो है आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, ठीक है ना, कि जो बैकवर्ड कास्ट के हैं उनको कैसे जो है और सहयोग दिया जा सके ताकि वो सामाजिक स्तर पर जो है वो भी अपनी पहचान बना सके या उभर कर आ सके। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 10वां प्रश्न क्या है, योजना आयोग के गठन के उद्देश्य बताइए। देखिए योजना आयोग के गठन के क्या उद्देश्य हैं? देखिए अब तो जान रहे हैं कि योजना आयोग की जगह कौन काम करता है, नीति आयोग काम करता है। तो नीति आयोग रहे चाहे योजना आयोग रहे, इन दोनों के ही जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरीके से कहा जाए तो देखिए नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। योजना आयोग का देखिए काम क्या था एडिशंस, कि देश के संसाधनों का आकलन करना, यानी योजना आयोग इस बेस पर काम कर रहा था कि उसको क्या करना था, देश के संसाधनों का आकलन करना था कि हाँ भैया अगर ये व्यवस्थाएं हैं ये चीजें हैं तो वो कितने पैमाने पर हैं। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण बात जो इसमें शामिल किया गया है, योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना। योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करने का जो काम था वो भी योजना आयोग के अंतर्गत ही था। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें शामिल किया गया, योजनाओं की सफलता के लिए देखा जाए तो आवश्यक जो मशीनरी जो था उसका निर्माण करने का जो काम था वो भी योजना आयोग के अंतर्गत ही सौंपा गया था। चौथा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना जो था वो भी था योजना आयोग के अंतर्गत ही काम था, ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नों की श्रृंखला है और फटाफट इसे शेयर भी करते चलिए। चलिए चलिए बढ़ते हम लोग आगे, यहाँ पर शेयर भी करते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। और समय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही रात अंतिम, यही रात भारी डिस्कशन समझ कर इसकी स्टडी कीजिए और जबरदस्त तरीके से ये मानकर पढ़िए। आप एक से दो बार अगर आप देख लेते हैं किसी भी सेशन को और लगभग 115-20 जो लेक्चर सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला यदि आप एक बार देख लेते हैं तो सिविक्स में आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या उद्देश्य हैं इन पर हम लोग अगर बात करें तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, प्रधानमंत्री की बात हो गई, योजना आयोग के सभी सदस्य हो गए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए और संघ शासित क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि हो गए और भारत सरकार के प्रमुख विभागों के कुल मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिसे हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक व्यापक व्यापक चीज है, परिषद बनाया गया है जिसमें कि मुख्य रूप से जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं और साथ ही साथ योजना आयोग के जो सदस्य शामिल किए गए हैं वो लोग रहते हैं, या नीति आयोग जो है नीति आयोग के प्रमुख सदस्य रहते हैं इसमें, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है और संघ शासित जो प्रदेश हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी बुलाया गया है और भारत सरकार के जो प्रमुख विभागों के कुछ मंत्री हैं उन्हें भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये एक व्यापक उद्देश्य है। देखिए उद्देश्य क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ये बनाया गया है राष्ट्रीय विकास के उद्देश्य में देखा जाए तो योजना की सहायता के लिए राष्ट्र के स्रोतों तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना तथा उनको गतिशील करना, ठीक है, ये महत्वपूर्ण काम है।
दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना, ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, देश के सभी भागों के तीव्र तथा संतुलित विकास के लिए प्रयास करना भी जो होता है वो भी नागरिक शास्त्र का महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता देने का क्या प्रावधान है। देखिए क्षेत्रीय पार्टी देने का प्रावधान जो होता है डिस्टेंस, यदि कोई दल जो होता है राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में जो होता है उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% अगर वो प्राप्त कर लेता है तो इसके अतिरिक्त उसे उसने संबंधित राज्य में 2 सीटें जीती हो तब उसे क्या करते हैं, मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है डिस्टेंस, ये महत्वपूर्ण बात रहेगा आप लोगों का। और देखिए यहाँ पर जो है, और लोकसभा के लिए हुए जो आम चुनाव होते हैं राज्य से कुल वैध मतों में 6% प्राप्त करे वो, और इसके अतिरिक्त उसने क्या किया, संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती जरूर हो। ठीक है दोस्तों, तो उसे भी हम लोग क्षेत्रीय पार्टी यानी उस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये भी कुछ बातें हैं उसी में है, उसी के अंतर्गत है जुड़ी गई हैं, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। 3-4 ये जो बातें हैं जो राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता दिलाने के लिए ये सभी चीजों का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और भी है तो उसका डिस्कशन जो है अब किया जाएगा आप सभी लोगों के साथ, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा और ये नेक्स्ट सेशन में किया जाएगा। ठीक है, तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और डिस्टेंस से पूरे रात भर आप लोगों को नागरिक शास्त्र पढ़ना है। अगर आप सिविक्स के पेपर को बेस्ट तरीके से देना चाहते हैं तो पूरे रात भर केवल 1-8 घंटे आराम करके ही जाइएगा पेपर में। डिस्टेंस आप लोग 2 घंटे केवल सोइएगा, पूरे जबरदस्त तरीके से आप स्टडी कीजिएगा, क्योंकि आपकी स्टडी नागरिक शास्त्र में समझिए कुछ भी नहीं है, और निश्चित तौर पर यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका बैक लगना तय है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा डिस्टेंस डीजे सर चैनल के साथ स्टडी के लिए।